गुड आफ्टरनून बच्चों, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? मैं डिम्पल सैनी आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आ जाइए, हमारी क्लास स्टार्ट हो चुकी है और आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले बिहार बोर्ड 12th तक हिंदी। और बिहार बोर्ड 12th में हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होगा जिसका नाम है, यहाँ पर हम मलयज को पढ़ेंगे और जिसका नाम है हंसते हुए मेरा अकेलापन। और ये कुछ डायरी के पन्ने हैं जिनको हम पढ़ने वाले हैं। मलयज एक लेखक है और उन्होंने अपनी डायरी भी लिखी थी। तो डायरी के कुछ पन्ने हैं, उनके जीवन में कुछ डेट्स ऐसी है जिनको वो बहुत इंपॉर्टेंट समझते हैं या जिनको समझी गई है, उनको यहाँ संकलित किया गया है उनके डायरी के कुछ पेजेस को। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। हमारा यहाँ पर लेक्चर नंबर 1 आज हम भाग 1 पढ़ेंगे मलयज का, यानी कि जीवन परिचय पढ़ेंगे। हंसते हुए मेरा अकेलापन उनके चैप्टर का नाम है। तो भाई देखिए, वैसे तो सही है, थोड़ा टेबल फॉर्म में भी है तो हम इसको याद कर सकते हैं, फिर डिटेल फॉर्म में भी दिया गया है, दोनों तरह से है। ये ईस्वी आ गए। तो मलयज का जन्म हुआ था 1935 ईस्वी में। 1935 ईस्वी में मलयज का जन्म हुआ था और निधन हुआ था 26 अप्रैल 1982 ईस्वी। ठीक है, जन्म स्थान था महोई, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के महुई गांव में, ये गांव का नाम है, ग्राम है उनका, गांव का महुई गांव में हुआ था। मूल नाम इनका था भरत जी श्रीवास्तव। मलयज का मूल नाम क्या था? अब पूछ लिया जाता है कि भरत जी श्रीवास्तव किस कवि का मूल नाम है या किस लेखक का मूल नाम है, किस साहित्यकार का है, तो क्या बताओगे? मलयज। तो भरत जी श्रीवास्तव अर्थात उर्फ मलयज। ठीक है, साहित्य में उन्होंने अपना नाम मलयज रखा है, इसलिए मलयज कहा जाता है। वैसे भरत जी श्रीवास्तव है। माता पिता है प्रभावती उनकी माता है और त्रिलोकी नाथ वर्मा उनके पिता का नाम है। ठीक है, शिक्षा हुई थी, उन्होंने एमए किया इंग्लिश में इलाहाबाद विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश से। उन्होंने इंग्लिश में एमए किया था, लेकिन हिंदी साहित्य जगत में अपना प्रभुत्व स्थापित करा है। तो समय समय की बात है बच्चों, कहाँ किसको कैसे प्रभुत्व स्थापित करना है, पढ़ाई क्या करते हैं और कहाँ पर फेमस हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। नहीं तो कुछ दिनों तक केपी कॉलेज इलाहाबाद में प्राध्यापन का कार्य किया। 1964 में कृषि मंत्रालय भारत सरकार की अंग्रेजी पत्रिकाओं के संपादकीय विभाग में नौकरी की। तो ये था इनका रोजगार। विशेष अभिरुचि, जो इंटरेस्ट किसमें था, विशेष अभिरुचि का मतलब होता है इंटरेस्ट आपको किसमें था। ठीक है, तो ड्राइंग और स्केचिंग में इनको इंटरेस्ट था, साथ में संगीत, कला प्रदर्शनी और सिनेमा में इनको गहरी रुचि थी। ड्राइंग और स्केचिंग उनको अच्छा लगता था और साथ में म्यूजिक भी उनको पसंद था, साथ में आर्ट यानी कि कला प्रदर्शनी, जो आर्ट एग्जीबिशन जो होती थी, और सिनेमा घर में, उनमें भी उनका काफी इंटरेस्ट था, अभिरुचि थी। आगे देखिए बच्चों, संपादन। लहर कविता का विशेषांक 1960, शमशेर पुस्तक का सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के साथ सह संपादन किया है। शमशेर नामक एक पुस्तक है और उस पुस्तक का उन्होंने साथ में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के साथ में संपादन किया है। किन्होंने भाई? भरत जी श्रीवास्तव यानी कि मलयज ने। ठीक है, फिर आता है कविताएं। तो कविताएं उनकी कौन कौन सी है भाई? जख्म पर धूल 1971 में प्रकाशित हुई पहली। अपने होने का को अप्रकाशित करता हुआ दूसरी प्रकाशित हुई उनकी 1980 में। आलोचना कविता से साक्षात्कार 1979 में। तीसरी रचना संवाद और एकालाप, चौथी रचना 1984 में प्रकाशित हुई। रामचंद्र शुक्ल 1987 में प्रकाशित हुई, पांचवी। छठी है उनकी सर्जनात्मक गद्य हंसते हुए मेरा अकेलापन, इसी से यहाँ पर लिया गया है, सर्जनात्मक गद्य उन्होंने लिखा है। और यह है सातवीं उनकी रचना, 1982 में प्रकाशित हुई थी। डायरी 3 खंड संपादन, डायरी 3 खंड में है, यह 8वीं उनकी रचना है। संपादक डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर नामवर सिंह ने ही, मतलब 3 खंड में प्रकाशित है। संपादक कौन है? डॉक्टर नामवर सिंह। ठीक है, नामवर सिंह की रचना हमने पढ़ ली थी, प्रगीत और समाज, और उनके आधार पर यहाँ पर उनके जो संपादक के रूप में डॉक्टर नामवर सिंह जी ने जो कार्य किया है, उसके उपलक्ष्य में भी मलयज ने उनको भी लिख डाला है। ठीक है, तो यहाँ उनकी एक डायरी 9 रचनाएं यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है कि जख्म पर धूल, अपने होने को अप्रकाशित करता हुआ, आलोचना कविता से साक्षात्कार, संवाद और एकालाप, रामचंद्र शुक्ल, सर्जनात्मक गद्य हंसते हुए मेरा अकेलापन, डायरी 3 खंड में, संपादक डॉक्टर नामवर सिंह। ये उनकी पूरी की पूरी कविता या फिर रचना बोल सकते हो आप, कविता ना बोलिए, उनको रचनाएं बोलेंगे, रचनाएं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए,
सन 1960 के आसपास नई कविता आंदोलन के अंतिम दौर में मलयज का उदय एक कवि के रूप में हुआ। तो सर्वाधिक यानी कि शुरुआत जो हुई है उन्होंने कवि के रूप में करी थी 1960 के आसपास के समय में। आरंभ में भाषा, रचना शैली और संवेदना के तल पर वे नई कविता के परवर्ती रूपों के प्रभाव में थे, किंतु आगे के सामाजिक राजनीतिक विकास के साथ आए साहित्यिक यथार्थ संबंधी परिवर्तनों के बीच एक और वे अपनी कविता में रचना दर रचना अनेक महत्वपूर्ण बदलावों से गुजरते रहे। तो दूसरी ओर उनकी आलोचना का विकास हुआ, जो हिंदी में 7वें-8वें दशक की उपलब्धि कही जा सकती है कवि के रूप में। अब यहाँ देखिए, इसको पहले मैं आपको समझा देती हूँ कि जो मलयज थे इन्होंने शुरुआत करी थी 1960 के आसपास। 1960 के आसपास उन्होंने शुरुआत करी कवि के रूप में। सबसे पहले उन्होंने कविताएं लिखना शुरू किया, और कविताएं जो थी वो नए दौर की कविताएं थी। कैसी थी बच्चों? नए दौर की कविताएं थी, और उसमें भाषा, रचनात्मक शैली और संवेदना को मिक्स कर दिया गया। आगे चल के नई कविता के परिवर्ती रूपों के प्रभाव थे, यानी कि नई कविता का दौर था वो, ठीक है। आगे सामाजिक राजनीतिक विकास के साथ साहित्यिक यथार्थ संबंधी परिवर्तन भी आए। उनकी कविताओं में सामाजिक यथार्थ को देखा जा सकता था, राजनीतिक यथार्थ को देख सकता था, साथ में नया साहित्यिक उछाव भी उनको समझ में आया, दिखाई दिया। अनेक महत्वपूर्ण बदलावों से गुजरते रहे। कविता में धीरे धीरे नई कविता का दौर तो था, साथ में धीरे धीरे समय के अनुसार उन्होंने अपनी कविताओं में बदलाव करना भी शुरू कर दिया। तो परिवर्तनशील उनकी कविताएं मानी जाती है। हिंदी में 7वें-8वें दशक की उपलब्धि कही जा सकती है कि आलोचना। अब कह रहे कि दूसरी ओर उनकी जो आलोचना है, ये एक आलोचक भी कहे जाते हैं। मलयज क्या कहे जाते हैं? आलोचक के रूप में भी प्रसिद्ध हुए हैं। आलोचक के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त करी है, और ये प्रसिद्धि कब प्राप्त करी है? 7वें-8वें दशक कहेंगे कि 1960 से ये 7वां और 8वां दशक हो गया 1970। तो ये 7वां-8वां दशक कहा जाएगा। 60 के बाद में जो 61 का चला है वो 7वां दशक कहा जाएगा, या 7वें-8वें यहाँ हो जाएगा, 70-80 वाला हो जाएगा, ठीक है। मैं लिखूंगी यहाँ पर 70-80, 7वां-8वां दशक 1970 से 1980, ठीक है। कवि के रूप में सृजन प्रक्रिया के दौरान वे जो कुछ अनुभव करते थे, कवि के रूप में जब भी सृजन यानी कि जब भी कुछ निर्माण कर रहे हैं, जब भी कुछ सृजन कर रहे हैं, जब भी कुछ बना रहे हैं, क्रिएटिव कर रहे हैं, अपनी कृति को बना रहे हैं, या अपनी कोई कविता लिख रहे हैं, या कोई आलोचना लिख रहे हैं, या कोई भी लेख लिख रहे हैं, साहित्य के किसी भी विधा में अपनी रचना लिख रहे हैं, अपने अनुभव को वो उतार रहे हैं, उकेर रहे हैं, शब्दों के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं, तब सृजन प्रक्रिया के दौरान जो कुछ भी अनुभव करते थे उसे ही निरीक्षण पर्यवेक्षण के द्वारा आलोचना में रूपांतरित करते थे। जो भी उन्होंने लिखा उसका निरीक्षण किया, फिर उसको जांचा पड़ताला, और फिर उसी की आलोचना कर डाली कि इसमें ये चीज कम है, इसमें ये चीज ज्यादा है। आलोचना मतलब गुण दोषों का अवलोकन करना और समीक्षा करना, ठीक है। तो ये कार्य वे करते थे। कौन भाई? मलयज। इस प्रकार मुक्तिबोध की तरह, कौन है भाई मुक्तिबोध? गजानन माधव मुक्तिबोध। यहाँ पर बहुत सारे साहित्यकारों के समकालीन होते हैं ना, तो समकालीनता की तरह से आप इनका नाम हम ले सकते हैं। इस प्रकार मुक्तिबोध की तरह उनकी कविता आलोचना एक ही समग्र सर्जन क्रिया की द्विविध अभिव्यक्तियों के रूप में एक दूसरे के साक्ष्य प्रमाण की तरह विकसित हुई है। अब इस पंक्ति का अर्थ यह है कि जैसे मुक्तिबोध ने एक कविता लिखी और दूसरी कविता उसी उपलक्ष्य में लिख ली। उपलक्ष्य में लिखने का मतलब था कि एक कविता की जो गुण दोष है उसका निरीक्षण पर्यवेक्षण दूसरी कविता कर रही है। इसी प्रकार से मलयज ने भी क्या करा कि एक कविता लिखी है, एक रचना लिखी, उस रचना के फलस्वरूप दूसरी रचना लिखी, और जो दूसरी रचना आई है वो पहले वाली रचनाओं का गुण दोष बता रही है, ठीक है। तो इस तरह से निरीक्षण परीक्षण यानी कि आलोचना करने का कार्य उन्होंने स्वयं की रचनाओं को ही दे दिया, ठीक है। रचनाओं के माध्यम से ही वे आलोचना करते थे। मलयज के लिए कविता और स्वभावतः आलोचना भी व्यक्ति के भीतर और बाहर के परंपरागत स्रोतों की अवधारणाओं को एक और अखंड करती हुई रूपाकार ग्रहण करती है। मलयज कहते हैं कि जो कविताएं है, कविता लिखना और आलोचना करना ये स्वाभाविक है। स्वाभाविक तौर पर आपका कोई गुण हो सकता है और स्वाभाविक तौर पर आप इसको लिख सकते हैं, सृजन कर सकते हो इसका। कि मलयज कहते हैं कि कविता और स्वभावतः आलोचना करना हर किसी का गुण होता है, कोई ना कोई आलोचना करता ही रहता है। आपके भी गुण दोषों का अवलोकन करता होगा, आपको बताता होगा, आपकी आलोचना करता है, ठीक है। आलोचना भी व्यक्ति के अंदर और बाहर परंपरागत स्रोत है, निर्मित किए हुए नहीं है।
ये तो प्राचीन काल से मिले हुए हैं, हमारे पूर्वजों से हमको मिले हुए हैं। वही स्रोत है, वही माध्यम है जिनके द्वारा हम हमारी ही रचनाओं की या हमारा ही अवलोकन कर रहे हैं, हमारी आलोचना कर रहे हैं। ऐसे मलयज अपनी कविताओं की आलोचना स्वयं अपनी दूसरी कविताओं से कर डालते थे। आगे देखिए बच्चों, एक कवि के रूप में जहां वे अपनी काव्य अनुभूति के उन रासायनिक तत्वों और प्रक्रियाओं के प्रति सचेत और जागरूक रहते हैं, उन जिनमें परिवेश और बाह्य यथार्थ के अंश अवदान है। मतलब परिवेश वातावरण कैसा है और बाहरी वातावरण कैसा है, तो वो बाहरी वातावरण ने किस प्रकार से वहां अवदान किया है, प्रवेश किया है, मतलब प्रस्तुत किया अपने आप को, वो बताने का प्रयास करता है। एक आलोचक के रूप में वे तीक्ष्ण संवेदनशीलता, तीखी संवेदनशीलता और गहन मानवीय लगाव के साथ रचना के आंतरिक संसार में उतरकर सर्जनात्मक स्रोतों, संश्लेषों और प्रक्रियाओं पर सहृदय सहानुभूति एवं सहज बौद्धिकता के साथ दृष्टि जमाए रखते हैं। अब भाई मलयज क्या करते हैं, देखिए, जो भी उन्होंने रचना लिखी है, जो भी उन्होंने सृजन किया है, सृजन यानी कि जो भी क्रिएटिविटी उन्होंने करी है, कविता लिखकर करिए, आलोचना लिखकर करिए, या किसी भी गद्य की किसी भी विधा में करिए, डायरी लिख डाली, कुछ भी लिख डाला है, ठीक है। मोस्टली कवि थे तो कविता ही हम अधिकतर बोलेंगे। तो यहाँ कहा जा रहा है कि मलयज एक कवि थे और कवि के रूप में उन्होंने काव्य की जो अनुभूति करी थी, उस अनुभूति के उन रासायनिक तत्वों को, रासायनिक तत्व क्या होता है कि अनुभूति के फलस्वरूप हमने जो अनुभूत किया है और अनुभूति के फलस्वरूप या हमने जो अनुभव किया है, उस अनुभव के बाद में जो भी तत्व मिश्रित हो जाते हैं, हमारा जो अनुभव वो मिक्सअप हो जाता है, बहुत सारी विचारधारा आ जाती है, उन विचारधाराओं को उन्होंने रासायनिक तत्व कहा है। और रासायनिक तत्व जब आपस में मिल जाते हैं तो एक प्रक्रिया करते हैं, एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को उन्होंने प्रक्रिया कहा है कि अनुभव के बाद में हम जो सीखते हैं या आलोचना हुई है, आलोचना के माध्यम से हमने जो भी तत्व बाहर निकाले हैं, उनका प्रोसेस होता है, उन प्रोसेस के फलस्वरूप नई कविता में उनका समाधान ढूंढ लिया जाता है, जिनमें परिवेश का मतलब होता है वातावरण। क्या होता है? वातावरण, यानी कि वातावरण और बाहरी यथार्थ और बाहरी सच्चाई के अंश अवदान होते हैं। वो बाहरी सच्चाई और परिवेश का सम्मिश्रण होता है, जब जाके एक आलोचना तैयार होती है। तो एक आलोचक के रूप में वे तीक्ष्ण संवेदनशीलता और गहन मानवीय लगाव के साथ आए हैं। संवेदनशीलता जो उनके अंदर है वो काफी तीखी है, मार्मिक है, हृदय विदारक होती है, और जो मानवीयता है वो काफी लगाव वाली है। मतलब काफी मतलब कवि तो वैसे भी लगाव वाला होता है, हर किसी से मतलब मार्मिक संबंध स्थापित कर लेता है। कवि जो है किसी के दुख को प्रकट करने में सार्थक सिद्ध होता है, सफल हो जाता है। हम शायद उसके दुख को न बता सके, लेकिन कवि के अंदर वो क्षमता होती है कि वो किसी के दुख को प्रकट कर सकता है। रचना के आंतरिक संसार में उतरकर, यानी कि मानवीय लगाव के साथ किसी भी रचना के आंतरिक, रचना के अंदर उतरकर सर्जनात्मक स्रोत क्या होता है भाई? शब्द होते हैं। कवि के करने की जो हुनर होता है वो हुनर क्या, उसका स्रोत है माध्यम, जो भी साधन होते हैं उन साधनों, संश्लेषों यानी कि जो भी शुद्धता है उसके माध्यम से, या प्रोसेस यानी प्रक्रियाओं पर सहृदय सहानुभूति, अपने हृदय के साथ में, सहानुभूति के साथ में, एवं जागृत बौद्धिकता के साथ में दृष्टि जमाए रखते हैं। हमेशा जागृत रहते हैं, सोचते विचारते रहते हैं, जहां भी जाते हैं, चाहे वो संवेदनशील स्थिति हो या कोई मार्मिक स्थिति हो, चाहे कोई हृदय विदारक स्थिति हो, हमेशा जागे हुए से रहते हैं और वहां से शब्दों को, वहां से विषयों को, वहां से सर्जन क्षमता को खींच कर लेकर आते हैं और अपने साहित्य में स्थान देते हैं। सहज ही उनकी आलोचना, सहज का मतलब आसानी से, आसानी से, ठीक है। सहज ही उनकी आलोचना यानी कि जो भी उनकी आलोचना है, जिसको हम समीक्षा भी बोलते हैं, तो जो उनकी, हम उसको क्रिटिसिज्म भी बोल सकते हो। आप क्या बोल सकते हो? क्रिटिसिज्म जो करते थे वो भी बोल सकते हो। सहज ही उनकी जो आलोचना में कविता का समतुल्य सुख प्राप्त होता है। अपने जीवन के अंतिम 10 वर्षों में, अपने जीवन के लास्ट वाले जो 10 वर्ष में, कवि आलोचक अशोक वाजपेयी और उनके संपादन में निकलने वाली पत्रिका पूर्वग्रह से जुड़कर उन्होंने हिंदी आलोचना में आई जड़ता, परजीविता और छद्म के विरुद्ध सर्जनात्मक आलोचना के आह्वान और अभियान में प्रमुख भूमिका निभाई है। अब देखिए क्या करा है कि मलयज ने, जब उनके अंतिम समय के जो 10 वर्ष थे, उन 10 वर्षों में उन्होंने क्या करा कि अशोक वाजपेयी जी के द्वारा जो एक पत्रिका निकाली जाती थी पूर्वग्रह, ठीक है, उनसे वो जुड़ गए।
अब पूछा जाए कि भाई पूर्व ग्रह जो पत्रिका है उसका संपादन किसने किया था, तो किसने किया था, अशोक वाजपेयी जी ने किया था। लेकिन उनसे कौन जुड़े थे, मलयज जुड़े थे, यानी कि श्री भरत श्रीवास्तव जी जुड़े थे। तो यहाँ पर जो मलयज है वो इस पत्रिका से जुड़ गए, और जुड़ने के बाद में आलोचना के अंतर्गत जो जड़ता आ गई थी, जड़ता उसे कहेंगे कि आलोचना जो प्राचीन समय से जो चल रही है ना, जब से आलोचना शुरू करी है उस समय से जो आलोचना का रूप था, जो चलता आ रहा है, वो निरंतर वही चलता आ रहा है, उसको कहते हैं जड़ता, जिसमें परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, या परजीविता आ गई थी कि दूसरों की आलोचना को देखकर आप फिर आलोचना कर रहे हो, उसी के अनुसार आप अनुकरण कर रहे हो, नकल कर रहे हो, उसको बोलते परजीविता। दूसरों पर जो अजीवित होते हैं, दूसरों पर जो आश्रित होते हैं। तो आलोचना की जो बुराइयां है कि जड़ता, परजीविता और छद्म के विरोध सर्जनात्मकता, उस आलोचना के आह्वान और अभियान में प्रमुख भूमिका निभाई है कि जड़ता को दूर करा है उन्होंने, परजीविता को दूर करा है, और छद्म के विरुद्ध जो भी छल कपट हो रहा है उसके विरुद्ध उन्होंने आलोचना की है, उसमें सर्जनात्मक भूमिका निभाई है, उस अभियान में अहम भूमिका निभाई है कि इन्होंने, मलयज ने किसके साथ जुड़कर, अशोक वाजपेयी जी के साथ जुड़कर, जिनकी एक आलोचक पत्रिका थी जिसका नाम था पूर्व ग्रह। तो पूर्व ग्रह के माध्यम से आलोचना को शुद्ध कर दिया उन्होंने, जो भी अब नई आलोचनाएं आ रही थी उनको शुद्ध करने का कार्य इन्होंने किया था। आगे देखिए बच्चों, 8वें दशक में हिंदी आलोचना को नई भाषा, नई तकनीक, नई विश्लेषण पद्धति और एक स्फूर्तिपूर्ण रचनात्मक ऊष्मा देने में मलयज की भूमिका रेखांकित करने योग्य है। अब मलयज ने नई कविता में, नई आलोचना में हिंदी आलोचना को अगर नई दिशा दी है, हिंदी आलोचना को नई भाषा दी है, नई तकनीक दी है, टेक्निक दी है, विश्लेषण पद्धति दी है, नया तरीका दिया है, तो नई आलोचना को क्या क्या दिया भाई? ठीक है, आलोचना को यहां मैं लिख देती हूं, को देन। पहला है नई भाषा, दूसरा है नई तकनीक, तीसरा है नई विश्लेषण पद्धति, विश्लेषण पद्धति, और एक स्फूर्ति, चौथा है नई स्फूर्ति। ठीक है, ये मलयज ने प्रदान किया है आलोचना को। नई भाषा, नए तरीके की भाषा होनी चाहिए, आलोचना लिखने का तरीका अलग होना चाहिए। साथ में भाषा ऐसे नहीं खड़ी बोली थी तो ब्रज भाषा कर दी, ऐसा नहीं, लिखने का तरीका है, आप लैंग्वेज किस प्रकार की यूज कर रहे हो, कैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हो, वाक्य निर्माण आपका क्या है, ये देखा जाता है। तो नई भाषा दी थी, नई तकनीक, टेक्निक नहीं थी, किस तरह से आप शुरुआत कर रहे हो, है ना। फिर उसके बाद में नई विश्लेषण पद्धति, आप विश्लेषण जो कर रहे हो उसमें आचार विचार जो रख रहे हो वो किस प्रकार से है, आपके भाव किस प्रकार से रखे जा रहे, सॉरी भाव नहीं, आपके विचार जो है वो किस प्रकार से रखे जा रहे हैं। नई स्फूर्ति यानी कि ताजगी जो है, नयापन उसके अंदर आ गया है। तो ये काम जो किया है वो किन्होंने किया भाई? मलयज ने किया है, बच्चों याद रखिएगा। और ये कब किया है? 8वें दशक में किया है। कि आलोचना को नया स्वरूप कब प्रदान हुआ है? 8वें दशक में प्रदान हुआ है। और किसके माध्यम से प्रदान हुआ है? इसके स्रोतकर्ता कौन है भाई? मलयज है। साथ में अशोक वाजपेयी जी की पूर्व ग्रह नामक जो पत्रिका है उसके माध्यम से किया है। रचना में भाषा की सघनता, अनुभूति का सर्जनात्मक तनाव। सघनता का मतलब होता है घनिष्ठता, भाषा बहुत ज्यादा सघन थी, ठीक है। और अनुभूति का सर्जनात्मक तनाव, अंतरनिष्ठा मलयज के आगे हमेशा महत्वपूर्ण बनी है। अंतरनिष्ठा, उन्होंने आंतरिक निष्ठा बनाए रखी है। स्वयं के जो विचार थे ना उनके साथ कभी भी समझौता नहीं किया उन्होंने। जो विचार उनके बलशाली थे या सर्जन क्षमता को, सृजनात्मकता क्षमता को बढ़ाना चाहते थे या बढ़ावा देते, उसको हमेशा उन्होंने मोटिवेट किया है, आगे बढ़ाने का कार्य किया है। तो उसको, उस अंतरनिष्ठा को हमेशा उन्होंने आगे रखा है और हमेशा बनाए रखा है, ठीक है। आगे देखिए, रचना को मूल्यवत्ता प्रदान करने वाले इन तत्वों पर बल देने का एक सुखद परिणाम आगे यह हुआ कि व्यापक तौर पर रचना जगत में अनेक स्तरों पर हो रहे अवमूल्यन और शरण, अवमूल्यन और शरण जिसे कहते हैं कि रचना साहित्य नीचे धीरे 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 गिरता जा रहा है, ठीक है। उस गिरावट को, उसको दोनों को बोल सकते हैं गिरावट को। रचना साहित्य का अनेक स्तरों पर जो गिरावट आ रही थी, गिरावट बोलेंगे, गिरावट के प्रति रचनाकारों और आलोचकों और पाठकों में भी एक जागरूकता आई कि जो अवमूल्यन हो रहा था, जो शरणता हो रही थी, शरण यानी कि गिरना, जो उसका स्तर नीचे गिर रहा था, उस गिरावट को
रोकने के लिए और उसको ऊंचाई तक लाने के लिए मलयज ने रचनाकारों, आलोचकों और पाठकों में एक नई जागरूकता जगाने का प्रयास करा है अपने आलोचनात्मक निबंधों के माध्यम से। अवमूल्यन और शरण के कारणों की मीमांसा बढ़ चली और रचना और आलोचन और पाठकीयता में आत्मसजग आलोचनात्मकता की प्रवृत्ति का विकास हुआ। अब ये जो शरण और ये था ना अवमूल्यन, ये समाप्त हो गया। अब नई टेक्निक आ गई है, नई भाषा आ गई है, नए स्तर पर आलोचनाएं होने लगी है। साहित्य में परिवर्तन और विकास स्वायत्त नहीं होता है। स्वायत्त यानी कि स्वतंत्र नहीं होता है, ठीक है, स्वतंत्र। साहित्य में परिवर्तन और जो विकास है ना वो स्वतंत्र नहीं होता है, वो आश्रित होता है। मतलब वो स्वयं नहीं होता है, उसे करना पड़ता है, स्वतंत्र नहीं होता है। साहित्य में परिवर्तन और विकास जो है वो करना पड़ता है और वो साहित्यकारों पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से करता है। स्वयं नहीं होता है, अपने आप नहीं होता। तो प्रकृति का परिवर्तन और विकास नहीं है जो स्वतः हो जाएगा, प्रकृति ने चाहा जैसा हो जाएगा, या हमारा शारीरिक विकास नहीं है, परिवर्तन नहीं है जो स्वतः हो जाएगा, समय के अनुसार हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इसे करना पड़ता है, स्वायत्त नहीं होता है, अपने आप से नहीं होता है। वह सामाजिक परिवर्तन और विकास से जुड़ा होता है। जैसे जैसे सामाजिक परिवर्तन होगा, जैसे जैसे विकास होगा, वैसे वैसे साहित्य में परिवर्तन और साहित्य में विकास होगा। क्योंकि जो साहित्य होता है वो सामाजिक धरातल पर आश्रित होता है। सामाजिक धरातल उसका बेस होता है, उस आधार पर साहित्य रचा जाता है, ठीक है। किंतु यह भी सच है कि साहित्य, कला आदि के परिवर्तन और विकास भी समाज को परोक्षतः प्रभावित करते हैं। और कभी कभी क्या होता है, देखिए, अन्योनाश्रित बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? अन्योनाश्रित। कि साहित्य और कला जिस प्रकार से समाज को प्रभावित करते हैं, जैसे समाज जिस प्रकार से साहित्य और कला को प्रभावित करता है, उसी प्रकार साहित्य और समाज भी समाज को प्रभावित करते हैं। अब यहाँ पर एक हम पंक्ति लिख डालते हैं जिससे आपको परोक्षतः का मीनिंग समझ में आ जाएगा कि जिस प्रकार सामाजिक व्यवस्था साहित्य व कला को प्रभावित करती है, उसी प्रकार साहित्य व कला के विषय भी समाज को प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो ये अन्योनाश्रित है। समाज साहित्य से जुड़ा हुआ है और साहित्य समाज से जुड़ा हुआ है। दोनों ही एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। कभी कभी साहित्य ऐसा हो जाता है कि समाज को परिवर्तित कर देता है। कभी कभी समाज है जो साहित्य में अपना परिवर्तन स्थापित कर देती है, ठीक है। 20वीं सदी के अंतिम दशकों से शुरू हुआ परिवर्तन और विकास को सिलसिला अभी जारी है। इसे समझने के लिए कला और साहित्य और समाज को एक साथ समग्रता यानी कि संपूर्णता में पक्षधर पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर देखना होगा। पूर्वाग्रह यानी कि पहले की बातों को यानी कि पहले जो हो गया है उसको हटाकर फिर देखना होगा। मलयज जैसे लेखक और उनके साहित्य की यही सिखावन है कि ये यही सिखाते हैं कि हमें जो पूर्वाग्रह है, ये जो पुरानी बातें हैं, पूर्वाग्रह हम बोल सकते हैं पुरानी बातें, ठीक है, पुरानी बातों को भूल कर और फिर नए सिरे से उसको हमें देखना होगा। मलयज की कविता और आलोचना से कम महत्वपूर्ण नहीं है। उनकी डायरिया एक प्रतिभाशाली, संवेदनशील और कवि आलोचक के आत्मनिर्माण का वे प्रमाणित अंतरंग साक्ष्य है। उन्हें पढ़कर यह जानना और अनुभव कर पाना संभव होता है कि साहित्य कर्म निरा का मतलब होता है बिल्कुल शब्द व्यापार नहीं है, या केवल, निरा यानी केवल
कि साहित्य कर्म केवल और केवल शब्द व्यापार नहीं है, केवल शब्दों का संयोजन नहीं है, शब्दों को शब्दबद्ध करना या लेखबद्ध करना या एक पन्ने पे उसे उतारना मात्र नहीं है, कि साहित्य केवल और केवल शब्द व्यापार नहीं है। साहित्य लिखने और साहित्यकार बनने के लिए लेखक से परे जीवन में भी कितना सजग, सावधान और स्वाधीन होना जरूरी है, कि लेखक से परे आपको जीवन में भी ऐसी विचारधारा रखनी होगी, आपका जीवन वैसा बनाना होगा, आपके जीवन को उसी तरह से जीना होगा। तो साहित्य केवल और केवल शब्द मात्र नहीं है, केवल शब्द नहीं है, कि उसमें उस कवि या लेखक को उस तरह का जीवन जीना होता है, वो जीता है, उस जीवन को उकेरा जाता है। ठीक है। एक व्यक्ति को कितना खुला, ईमानदार और विचारशील होना चाहिए, व्यक्ति के क्या दायित्व है और अपने दायित्व के प्रति कैसा लगाव है, कैसी सन्नद्धता होनी चाहिए। प्रस्तुत है मलयज की डायरी के कुछ छोटे से अंश। इनसे लगभग 1500 पृष्ठों में फैली हुई मलयज की डायरियों में से एक छोटी सी झलक मिलती है। तो हम यहाँ पर जो पढ़ने वाले हैं मलयज की डायरियों के पन्ने, तो यहाँ कहा गया है कम से कम 1500 पृष्ठों में फैली है मलयज की डायरी। तो हम 1500 पृष्ठ तो नहीं पढ़ सकते हैं, हम तो कुछ कुछ शब्द, कुछ कुछ वाक्यांश या कुछ कुछ समय, कुछ कुछ तारीखों के पन्ने पढ़ेंगे, जिससे हमें पता चले कि मलयज के जो विचार है वो किस तरह के थे। तो साहित्य मात्र शब्द मात्र नहीं होता है, साहित्य केवल शब्द का संयोजन नहीं है, एक व्यक्ति के जीवन का पूरा मतलब पूरा समग्र जीवन उतर कर आ जाता है साहित्य के अंदर। अगर आपको किसी व्यक्ति को जानना है तो उसने लिखा क्या है वो देख लीजिए, आप उसका व्यक्तित्व समझ जाओगे कि किस तरह की विचारधारा रखता है व्यक्ति। ठीक है। मलयज अत्यंत आत्मसजग किस्म के बौद्धिक व्यक्ति थे। डायरी लिखना मलयज के जीवन जीने के कर्म जैसा ही था। डायरी की शुरुआत 15 जनवरी 1951 से शुरू होती है। कब से? 15 जनवरी 1951 से शुरू हुई, और जब उनकी आयु केवल 16 वर्ष की थी। देख लीजिए बच्चों, 16 वर्ष की आयु में मलयज ने डायरी लिखना शुरू कर दिया था। उससे पहले उन्होंने साहित्य जगत में कदम रख दिया था। डायरी लिखने का सिलसिला 9 अप्रैल 1982 तक चलता रहा। जब उन्होंने अंतिम सांस ली तो 1982 में उन्होंने अंतिम सांस ली थी। जब तक 1951 से 1982 तक वे डायरी लिखते रहे, और इतने समय तक उन्होंने मतलब हर एक पेज को लिखा है, तारीख वाइज लिखा, उस तारीख वाइज में 1500 पन्ने वहां उपलब्ध हुए हैं। अर्थात 47 साल तक के जीवन में 32 साल तक के मलयज ने डायरी लिखी है। 47 वर्ष तक वे जीवित रहे और 47 वर्ष में 32 वर्ष तक उन्होंने डायरी लिखी है। डायरी के ये पृष्ठ कवि, आलोचक मलयज के समय की उथल पुथल और उनके निजी जीवन की तकलीफों, बेचैनियों के साथ एक गहरा रिश्ता बनाते हैं। इस डायरी में एक औसत भारतीय लेखक के परिवेश को आप उसकी समस्त जटिलताओं में देख सकते हैं। ये पंक्तियां लिखी है विजय कुमार जी ने। तो यहाँ पर विजय कुमार जी बता रहे हैं कि मलयज क्या थे और किस तरह का उनका जीवन था, क्या सब हम यहाँ पर मलयज के बारे में हमने काफी कुछ पढ़ा है, क्या कह रहे हैं। अब हम कल पढ़ेंगे सेकंड लेक्चर मलयज की डायरी। हो सकता है इस डायरी के पन्नों को हम कल कंप्लीट कर ले। अगर छोटा भाग हुआ तो हम कर लेंगे, अदरवाइज बड़ा हुआ तो मुझे थोड़ा सा और डिटेल में देखना पड़ेगा, क्योंकि एक लेक्चर लेना पड़ेगा। लेक्चर की बात आती है तो मैं खुद भी डिसअपॉइंट होती हूँ कि बहुत बड़े बड़े चैप्टर में एक बार में आपको नहीं पढ़ा सकती हूँ, क्योंकि समझाना भी पड़ता है। देख लीजिए, आज हमने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जीवन परिचय पढ़ा है, काफी लंबा चौड़ा था, इसको छोड़ नहीं सकते थे। बीच बीच में से एमसीक्यूज आ जाते हैं, तो हम वहां से कैसे लेकर आएंगे? 8वें दशक की बात करिए, 20वीं शताब्दी की बात करिए, तो हम कहाँ से लाएंगे उन प्रश्नों को, अगर जब हम पढ़ेंगे ही नहीं तो। इसलिए जीवन परिचय भी पूरा पढ़ना बहुत जरूरी था। तो ठीक है बच्चों, तो आज इतना ही बच्चों, फिर कल मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में लेक्चर नंबर 2 के रूप में। थैंक यू सो मच।